एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर सीजन द आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ लिगेंड्स की टाइप को डिस्कस करा था और फिर उसके साथ साथ हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को समझा था कि आखिर उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे कि अगर सॉल्ट्स के अंदर हम बात करें तो डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट्स कैसे होते हैं। तो अब हम और आगे फर्दर बढ़ते हुए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर में अब कुछ नई नई टर्म्स आती हैं, कुछ हमारे पास रूल्स आते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग EAN नंबर को समझेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि आपका जो भी सेंट्रल मेटल आइटम आपके पास प्रेजेंट होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी कि बॉन्डिंग में कंबाइन होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं या फिर उन्होंने एक्सेप्ट करे। मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर कुल मिला के आपको सारी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बतानी है, तो उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसलिए भी हमारे लिए जरूरतमंद हो जाता है क्योंकि ये एन से हम स्टेबिलिटी भी डिसाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। यानी कि अगर हमारे पास आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स के ये एन को निकालना हो तो बेसिकली हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि हमारे पास ये है, दिया हुआ है कि ये एन इक्वल्स टू Z माइनस प्लस 2 इंटू CN। अब बेसिकली यहाँ पे Z आपका एटॉमिक नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो उसे हम समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग को कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले अगर हम समझें कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और उसके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसकी एटॉमिक नंबर Z दी हुई है, तो अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो Z-5 होगा, क्योंकि अगर हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पे आपके पास Z-5, वहां पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन होगा। बट अगर सेम मेटल अगर आपके साथ दो लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग के अंदर आ रहा है तो वो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे रहे होंगे मेटल को, तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा, तो उस केस के अंदर मेटल के साथ ये लोग शेयर कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो फिर ये 2 into 2। इट मीन्स अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Z-5 प्लस 2 into 2, -5 तो हमने दिया है और ये दोनों हमने एक्सेप्ट करे हैं, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग हो जाती है। तो अगर हम और कुछ कैलकुलेट करते हैं कि कैसे, कुछ रियल एग्जांपल्स को लेके देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। अगर हमारे पास FeCN6 3- है, तो अगर आपको मैंने बोला कैलकुलेट करें तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए और आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो Fe के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर 26 होता है। यहाँ पे अगर Fe की हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये वो यहाँ पे +3 है, तो हमने -3 कर दिया और हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, तो यानी कि अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 into 6, इट मींस ये 35 आ रहा है। तब एक चीज और यहाँ से निकल के आती है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यानी कि आप जो मैंने अभी आपको बताया अभी था कि EAN का यूज हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी निकालने में करते हैं। द कॉम्प्लेक्स इन विच द EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस इज मोर स्टेबल। सो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो EAN नंबर आपने निकाला इलेक्ट्रॉन्स का, अगर वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल माना जाएगा रादर किसी और कॉम्प्लेक्स के। तो अगर हम इस चीज को और आगे देखें तो इसके लिए अगर हमने एक एग्जांपल यहाँ पे पुटअप करा है FeCO5। जैसा कि हम जानते हैं CO हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो जब वो न्यूट्रल लिगेंड है तो Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एटॉमिक नंबर 26 -0 प्लस 2 into 5, यानी कि ये आपके पास आ गया 36। तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसमें और इसमें कंपेयर करें तो ये मोर स्टेबल होगा रादर कि आपके पास जो FeCN6 वाला कॉम्प्लेक्स था। अब चलिए कुछ और कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम एग्जांपल्स देखते हैं और उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं निकालने की उनकी EAN नंबर की। तो अगर हम देखें, आपको मैं कुछ देता हूँ, आप प्रैक्टिस करें। CuNH3 SO4 है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आप नोट करें कोबाल्ट NH3 Cl3 Cl3। थर्ड आप अगर नोट करें तो K2PtCl6।
पीटी की एटॉमिक नंबर यहाँ पे 78 है। तो अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो चलिए बारी बारी से इसे हम फाइंड करते हैं और आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली कॉपर की एटॉमिक नंबर आपके पास 29। कॉपर की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सल्फेट -2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली +2 ही होगा। और जब यहाँ पे +2 है और हमारे पास जो NH3 है वो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई हमारे पास +2। इट मींस -2 + 2 × 4 इट इक्वल्स टू 35। ओके, नाउ CuNH3 होल 6 Cl3। तो वायर्ड की एटॉमिक नंबर हमारे पास 27। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और नेक्स्ट हम अगर बात करें 2 × 6 36, तो ये हमारे पास एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया जो कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपके पास एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स के रूप में दिख रहा होगा आपको। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो K2PtCl6, जो हमने बात भी करी थी कि Pt की एटॉमिक नंबर 78 होती है। जब आपको कुछ हायर एटॉम्स मिलेंगे तो आपको उसकी एटॉमिक नंबर बताई जाती है, गिवन होता है वहां पे। तो 78, और यहाँ पे अगर Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पोटेशियम हमारे पास 2 है और Cl6 है। तो अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो Pt हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इट मीन 78 - 4 + 2 × 6 जो हमारे पास 86 आ रहा है। ये हमारा इसका EAM वैल्यू हो गया। तो अगर आप कंपेयर कर रहे होंगे, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो उस केस के अंदर आप ट्राई करेंगे कि आप कंपेरेबल के साथ कंपेयर करें। आप किसी भी हायर आइटम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसके कंपेरेबल जोन में ही कंपेयर कर सकते हैं उस चीज को। अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें, अब हमें जो नेक्स्ट हमारे पास है तो राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, क्योंकि जब हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना होता है तो कई बार हम गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप देखें तो जेईई एडवांस 2012 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और काफी एक माइन्यूट सी मिस्टेक बहुत सारे बच्चों ने करी थी जो एमीन वाले नेम पे थी। तो उन सब चीजों को हम समझते हैं कि कैसे हम उस सिली मिस्टेक्स को रोक सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने लिगेंड्स को ध्यान रख लिया तो इस चैप्टर को बेस्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर हम बात करें कि तो पहली रूल हमारे पास आती है कि कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड फॉलोड बाय एनायन। ओके, नाउ सेकंड इज आवर इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन फर्स्ट सेंट्रल मेटल आइटम इज रिटन देन द लिगेंड्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर आप लिगेंड्स की नेमिंग स्टार्ट करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर, तो सबसे पहले आप एनायनिक की लिगेंड की नाम देंगे, देन आफ्टर आप न्यूट्रल लिगेंड्स को नाम देंगे, देन आफ्टर आप कैटायनिक वाले को नाम देंगे। इसकी हम एग्जांपल को देखेंगे। और अगर थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है, इफ टू लिगेंड्स आर ऑफ द सेम टाइप देन दे आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोज। अगर फॉर्मूला लिखने की बात आ रही है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हम IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अगर आपके पास NH3 और H2O साथ में है तो हमें इसके अल्फाबेट्स पे ना जाकर हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे N है और यहाँ पे H है। तो फॉर्मूला लिखने के टाइम H2O हमारे पास पहले आएगा, देन आफ्टर हमारे पास NH3 आ रहा होगा। तो अगर उस तरह से हम बात करें तो उस केस के अंदर अगर हम देखें, अब अगर हमारे पास सेम आ जाए कि हमारे पास यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NH2- है, तो हम सेकेंड वाले को भी कंसिडर करेंगे अगर फर्स्ट वाला हमारा अल्फाबेट सेम है। तो यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, तो ऑब्वियसली H पहले आता है O से। तो हम अगर यहाँ पे नेमिंग करेंगे तो NH2-, देन आफ्टर हमारे पास NO2- आएगा। अब हम आते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट पे, जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग है और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है जेईई और नीट दोनों का। और खासकर ये पार्ट पसंद आता है जो भी एग्जामिनर्स आपके होते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि उसको कैसे लिखना है। तो रूल नंबर 1, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोइंग बाय द एनायन। ये तो हमें पता ही है कि पहले हम कैटायन की नेमिंग करेंगे, देन आफ्टर हम एनायन की नेमिंग करेंगे। देन रूल नंबर 2, अगर हम लिगेंड्स की नाम को अब कैसे रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे उसमें टेक्निक्स हैं जो लिगेंड्स के नाम को रखने में हमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनायनिक लिगेंड्स की, तो एनायनिक लिगेंड्स बेसिकली जो स्टार्ट होती हैं, जो खत्म होती हैं आइड से, दैट इज IDE,
उनको हम रिप्लेस करते हैं O से। अब इसका कहने का मतलब ये था कि अगर जैसे अपने एग्जांपल देखा है NH2-, इसका नाम एमाइड होता है, तो जो अभी हमने देखा था जो इंड होता है आइड से, उसे हम रिप्लेस करते हैं O से। तो एमाइड को हमने रिप्लेस करा एमिनो के साथ। तो अगर हम नेक्स्ट क्लोरो Cl देखें तो यहाँ पे क्लोराइड है, तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे भी कि इसे हम क्लोरो लिखना चाहिए था। ओके, क्लोरो हम लिखते थे, बट 2004 के बाद IUPAC वालों ने एक यहाँ पे सुधार करा है, उन्होंने एक चेंजिंग करी है यहाँ पे कि उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे क्लोरो ना लिख के हम यहाँ पे क्लोराइडो लिख रहे होंगे। ये उनके ऊपर की बात थी। 2004 से पहले के बुक्स में आपको क्लोरो देखने को मिल जाएगा, और फिलहाल अभी भी कोई कोई बुक्स में कहीं कहीं पे उन लोगों ने क्लोरो मेंशन करा होता है। वो गलत नहीं होता है, बट IUPAC ने उस चीज को चेंज कर दिया है, उस चीज को करेक्ट कर दिया। तो उन्होंने अब बोलते हैं कि अब आप क्लोरिडो लिखेंगे। अब अगर आपके एग्जामिनेशन में भी आता है तो आप वहां पे क्लोरिडो वाला ऑप्शन को करेक्ट कर रहे होंगे। उसी तरह एग्जाम्पल्स तो इसके बहुत सारे हैं, मैंने उन एग्जाम्पल्स को पिक आउट करा है जहां पे ये अभी चेंजिंग हुई है IUPAC के द्वारा, या पे वो थोड़ा से अटकते हैं। अगर हम H2- की बात करें तो सल्फाइड है, तो इसे तो हम सल्फो लिख सकते थे, बट सल्फो किसी और के लिए हमने यूज कर रखा है, तो सल्फाइड को भी हम सल्फाइडो नाम से बोलेंगे। जैसे कि अगर हम N3- की बात करें तो जो हमारे पास N3- वाला है नाइट्राइड, इसे हम नाइट्रो बोल सकते थे इस रूल के अकॉर्डिंग, बट हम इसे नाइट्राइडो बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इसे नाइट्रो बोलेंगे तो फिर हमारे पास NO2- भी है जिसको हम नाइट्रो नेम देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ थे जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। बाकी सारे आइड वालों को आप O के साथ रिप्लेस कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नाउ एक सेकेंड अब टाइप का लिगेंड, जो इंड्स होते हैं आइट और एट के साथ, उन्हें हम रिप्लेस करते हैं, उनके जो लास्ट का लेटर E है उससे हम O के साथ रिप्लेस करते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है, जैसे अगर हमारे पास सल्फाइड है SO3 2-, यहाँ पे इसे हम E को रिप्लेस कर रहे हैं O के साथ, तो ये हमारे पास सल्फाइडो हो गया। सिंपल सी बात है, हमारे पास एसीटेट है, E को हमने O से रिप्लेस करा, एसीटेटो हो गया। नाइट्राइट है, हमने O को रिप्लेस करा, E को रिप्लेस करा O से, हमारे पास नाइट्राइटो हो गया। बट अगर हमारे पास ONO आ जाएगा, अगर O की साइड से लिंकेज आएगी तो हम उसे O नाइट्राइटो बोलेंगे, ना कि नाइट्राइटो ही नाम देंगे। और अगर हमारे पास ऑक्सिलेट है तो हम उसे ऑक्सिलेटो नाम दे देंगे। ये सिंपल थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब हमारे पास पॉइंट आता है, neutral ligands are named as their usual name and the sum of the special names are given to some neutral ligands. Neutral ligand अपने usual name के अकॉर्डिंग ही हम उनको नेम करते हैं, उनकी कोई स्पेशल सी नेमिंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल नेम हमने अप्रूव करे हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स को, वो कौन से हैं? तो अगर हम सबसे पहले इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे 2 पेरिडेंस हैं। तो अगर हम इसकी नेमिंग करें तो आपको मैंने पहले भी लिगेंड्स वाली लिस्ट जो दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पे लिस्ट में था बाइपिराइडिन, तो इसे हम इसी नेम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनकी नेमिंग स्पेशल नेमिंग हुई थी, तो वो हमारे पास H2O एक्वा नेमिंग हुई थी उसकी, NH3 जिसे हम एमीन देख, यही वो पॉइंट है जहां पे JEE 2012 में बहुत से लोगों ने मिस्टेक करी थी, और इसे सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती हैं। यहाँ पे डबल M के चलते वो आपको बहुत ज्यादा फंसाते हैं। वो ऑप्शन में ये भी ऑप्शन देंगे डबल M वाला, और ऑप्शन में ये भी देंगे AMINE एमीन, तो वहां पे बच्चे बहुत जल्दी हड़बड़ी में गलत भी कर पाते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि आप एक एक लेटर से वो आपको फंसाना चाहेंगे IUPAC के अंदर, इसीलिए ये वाला पॉइंट उनको इतना पसंद होता है कि सही में आपको नेमिंग आती है, आपने नेमिंग को समझा है कि किस तरह से किस ऑर्डर में हम नेमिंग करते हैं। तो अगर हम NO की बात करें तो नाइट्रोसिल नेम होता है, अगर हम CO की बात करें तो कार्बोनिल नेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कैटाइनिक लिगेंड्स। कैटाइनिक लिगेंड्स आर द प्लेस्ड बाय द प्लेसिंग सफिक्स IUM, IUM। सो NH4+ की नेमिंग हम लोग अमोनिया से हमने क्या करी, अमोनियम करी। NO+ की नेमिंग जैसे अभी हमने देखी थी नाइट्रोसिल होती है, तो अब हमने उसकी नेमिंग कर दी है नाइट्रोसिलियम। Now हमारे पास एक पॉइंट आता है, the name of the ligands are written in alphabetical order followed by the name of the central metal atom with its oxidation number in the Roman numeral। अगर जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल में अंकित करते हैं। नेम हमने सेम लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल में वहां पे लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन्स 2 or more सेम टाइप ऑफ लिगेंड
then we are using di, tri, tetra etc are used. Like अगर हम देखें CONH3 whole thrice Cl3, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो NH3 की नेमिंग होती है एमीन और Cl की होती है क्लोरिडो। तो क्लोरिडो और एमीन में पहले लेटर ए का आ रहा है तो हम एमीन को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई एमीन लिखेंगे, देन हमारे पास ट्राई क्लोरिडो आएगा, देन हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उसे हम कोबाल्ट 3 नोमन न्यूमरल में लिख देंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स के अंदर अगर वो कंटेन करता है मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड, देन वी आर यूजिंग बिस, ट्रिस एंड टेट्राकेस। लाइक अगर हम यूज करें FeC2O4 3 होल थ्राइस 3- हमारे पास चार्ज है तो हम इसे कैसे नोट करेंगे? तो बेसिकली इसे हम डिनोट करेंगे ट्रिस ऑक्सीलेटो, क्योंकि हमारे पास 3 है और ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसे पॉइंट को समझना है हमें। ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरस 3, ये हमने फिर से न्यूमरल में इसे नोट करा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो IUPAC के थे, कुछ और पॉइंट्स IUPAC के आपके साथ शेयर करने, जहां पे हम नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स केटाइन की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनाइन की बात करेंगे। अभी हमने एनाइन की नेमिंग नहीं देखी है, पहले हमने केटाइन की नेमिंग को कंप्लीट करा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर वालों की नेमिंग को कंप्लीट करा। अब हम जाके नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाइंस को डिस्कस करेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, उससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और भी आपके लिए अच्छे कंटेंट्स को लाने के लिए। और अब आपके साथ और भी एक अच्छी चीज हो रही है कि आपके साथ आपको हम लोग एक फैक्ट्स बताएंगे। हर एक वीडियो में आपके साथ एक फैक्ट्स हम आपके क्लियर करते हुए चलेंगे, वो भी 30 सेकंड के एक वीडियो के साथ। सो आप जैसे ही देखेंगे आपकी एक फैक्ट्स क्लियर होगी और आप एक जेईई और नीट की प्रिपरेशन में अपने आप को बूस्ट कर रहे होंगे और एक अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे रैंक की तरफ आप अपने आप को सिक्योर कर रहे होंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो जरूर से जरूर जाके डाउनलोड करें। तब तक के लिए आपका ध्यान रखें।